नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज के डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम चर्चा करने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों के बारे में। यानी कि भारत और न्यूजीलैंड का जो रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशन है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। और सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आखिर हम इस टॉपिक पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। और 16 तारीख से यानी कि 16 मार्च से इनकी यात्रा शुरू हुई है। और 4 दिनों की जो इनकी यात्रा है उसके दौरान कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहां पर हुई हैं, नए नए एरियाज में समझौते हुए हैं। तो इसको लेकर के हम आज ये डिस्कस करेंगे कि आखिर जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच रिलेशनशिप पहले से कैसे रहे हैं, इसमें जो चैलेंजेस हैं उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो ट्रेड है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के यहां पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के द्वारा बात कही गई है उसको भी हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। और जैसा कि मैंने कहा कि 16 मार्च से जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी भारत का दौरा शुरू हुआ है। और इस दौरान उन्होंने ये कहा है कि भारत के साथ जो रुका हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, यानी कि एफटीए को लेकर के जो रुकी हुई वार्ता थी उसको क्या की जाएगी, शुरू किया जाएगा। और उनका यह कहना है कि जब बातचीत शुरू होगी उसके 60 डेज के अंदर, यानी कि 60 दिनों के अंदर जो है वो चाहते हैं कि भारत के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया जाए। और इसी के आधार बना करके आज हम चर्चा करेंगे न्यूजीलैंड और भारत के रिलेशनशिप को लेकर के। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज था ये। तो अगर हम बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो ये न्यूज निकल करके आया कि न्यूजीलैंड चाहता है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बातचीत दोनों देशों के बीच में चल रही थी इसको रिज्यूम किया जाए, तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आपको ध्यान में रखना है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में CECA, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, हम लोग इसको आम भाषा में क्या बोल देते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA। इसको लेकर के जो बातचीत है वो 2010 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। यानी कि अप्रैल 2010 में आप देखोगे दोनों देशों के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बातचीत शुरू हुई थी, जिसको हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। लेकिन बातचीत होने के बीच में ही एग्रीमेंट तो नहीं हुआ और दोनों देशों के बीच में बातचीत जो है वो बंद हो गई। कब बंद हो गई, 2015 आते आते। इसके पहले 9 राउंड की बातचीत भारत और न्यूजीलैंड के अधिकारियों के बीच में हो चुकी थी। लेकिन फाइनली 2015 में कुछ मुद्दों को लेकर के दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जो ये बात कर रहे थे उसको उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। और एक डिकेड के बाद, है ना, 2025 में आप देखोगे जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की अभी यात्रा हो रही है उसमें फिर से ये कहा गया है कि जो रुकी हुई बात है उसको हमें क्या करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। और एक टाइम लिमिट के अंदर भारत और न्यूजीलैंड को क्या करना चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर लेने चाहिए। तो ये इंटरनेशनल, आप देखोगे इंटरनेशनली जो भारत की ट्रेड को लेकर के छवि है, उसकी जो बदलती छवि है उसको भी क्या करता है, ये जाहिर करता है। तो आप देखोगे जिस तरीके से भारत यूके के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बातचीत कर रहा है, और भी बहुत सारे देश हैं जो भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड भी भारत का जो पोटेंशियल है, भारत में जो बड़ा मार्केट है, उसका फायदा उठाना चाहता है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से 2015 के बाद आप देखोगे कि 10 सालों के बाद यहां पर जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत की जो शुरुआत है उसको फिर से शुरू करने की बात कर रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये भारत के लिए न्यूज है और न्यूजीलैंड के लिए भी है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको लेकर के। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के रिलेशनशिप की हिस्ट्री क्या है, कब से दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज शुरू हुए। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि आजादी के बाद से ही आप देखोगे भारत और न्यूजीलैंड की जो आजादी है वो लगभग एक ही साल हुई है ना। तो 1947 में हम भी आजाद हुए, न्यूजीलैंड का जो फ्रीडम है वो भी क्या है, 1947 का ही है। और 1947 में आजादी प्राप्त करने के बाद, आजादी मिलने के बाद
आप देखोगे हमारे और न्यूजीलैंड के बीच में जो है जो डिप्लोमेटिक टाइज है वो भी शुरू हो गए थे। कहा जाता है कि 1950 से ही भारत और न्यूजीलैंड के बीच में क्या है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की शुरुआत हो चुकी थी। और क्या शुरुआत हुई थी 1950 में, आप देखोगे न्यूजीलैंड ने भारत में क्या किया था, एक ट्रेड कमीशन की स्थापना की थी। ट्रेड कमीशन जो कि क्या करेगा, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ट्रेड को कैसे बढ़ावा दे जाए इसको लेकर के बातचीत और इसको लेकर के जो है ये काम करने वाली एक बॉडी थी। आगे चल करके जो ट्रेड कमीशन यहां पर बनाया गया था वही 1952 आते आते न्यूजीलैंड के हाई कमीशन के रूप में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। यानी कि आप कह सकते हो कि फुल डिप्लोमेटिक टाइज भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 1952 आते आते एस्टेब्लिश हो चुका था। ऐसे इसकी शुरुआत कब से हो गई है, 1950 से। तो 1950 से ही आप देखोगे जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में अगर हम डिप्लोमेटिक टाइज यानी कि राजनयिक संबंधों की बात करें तो उसकी शुरुआत हो गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर हम थोड़ी सी और हिस्ट्री की बात करें तो कहा जाता है कि अगर आप देखोगे दोनों देशों के कुछ ऐसे विचार भी हैं जो एक दूसरे को इनके क्या क्या लाते हैं, नजदीक लाते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे है ना ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर भारत और न्यूजीलैंड क्या है उसके सदस्य हैं। जैसे कॉमनवेल्थ है, वहां पर भारत और न्यूजीलैंड दोनों क्या सदस्य हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि उसी समय के बाद से 1950s के बाद से ही न्यूजीलैंड एंड भारत ने अपने संबंधों को बनाए रखा, जो आज तक उसी तरीके से चले आ रहे हैं और मजबूत ही हुए हैं। कुछ कमियां जरूर हैं जिसकी हम लोग अंतिम में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा जो है इसको आपको ध्यान में रखना कि कब इनकी शुरुआत हुई। अगर हम न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं बार बार कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मैप, ठीक है ना। अगर आप किसी भी देश के इंपॉर्टेंस को समझना चाहते हैं तो उसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इसके बारे में बता देता है। तो आप देखोगे ये रहा न्यूजीलैंड, ये पूरा का पूरा, यहां पर ऑस्ट्रेलिया, और आप देख सकते हो ये रहा न्यूजीलैंड। तो इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन के अलावा आप देखोगे कई सारे जो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट हैं वो इधर से होकर के क्या है, गुजरते हैं। तो इसके हम लोग स्ट्रेटेजिक लोकेशन और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूजीलैंड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी हम लोग आगे चल करके चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम भारत और न्यूजीलैंड के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जियोग्राफिकली न्यूजीलैंड कहां पर सिचुएटेड है। तो थोड़ा सा मैप को भी आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। इसके अलावा अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इतिहास में भी जाकर के हम देखेंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध ऐतिहासिक रूप से कैसे रहे हैं, हिस्टोरिकली कैसे रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ सूचना आप सभी के लिए जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे द्वारा 22 मार्च से न्यू बैच की शुरुआत की जा रही है। और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पटना सेंटर पर आकर के इसकी जानकारी, इसकी इंक्वायरी ले सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि नए बैच की शुरुआत 22 मार्च से होने वाली है बीपीएससी एंड यूपीएससी दोनों के लिए। इसके अलावा बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो करंट अफेयर्स को लेकर के सवाल पूछते रहते हैं कि करंट अफेयर्स के मटेरियल कहां मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको आना है अनअकैडमी के वेबसाइट पर और यहां पर आकर के आपको जो है मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर जो वीकली न्यूज एनालिसिस है उसके डेटा आपको मिल जाएंगे। यहां पर आपको जो एनसीईआरटी के समरी नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसी वेबसाइट पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के पीडीएफ, ये सब कुछ क्या है, अवेलेबल है। तो जो भी स्टूडेंट इन सभी बातों का लाभ उठाना चाहते हैं जल्द से जल्द क्या करें, अनअकैडमी के वेबसाइट को विजिट करें जहां पर उनको ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो ये दो इंफॉर्मेशन थी जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आज के न्यूज में हम जब बात कर रहे थे भारत और न्यूजीलैंड के रिलेशनशिप को लेकर के तो हमने ये तो देखा कि आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 से ही आप देखोगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप शुरू हो गया था। लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप की अगर बात करते हैं तो यहां भी आप देखोगे कि कहीं ना कहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच में रिश्ते जो है काफी पुराने हैं। 18वीं शताब्दी में 1800 से आप देखोगे कि भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते आपको दिखाई देंगे। क्या कहा जा रहा है कि अगर हम इन दोनों के रिश्तों की बात करें तो यहां पर 1800
यानी कि 18वीं शताब्दी में आप देखोगे कि दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं जो पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट, लोगों की जो आवाजाही होती है, पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट स्थापित होना शुरू हो गया था। कहा जाता है कि 1950s में ही आप देखोगे जो न्यूजीलैंड का शहर है क्राइस्ट चर्च, वहां पर आप देखोगे भारतीयों ने अपना बसावट शुरू कर दिया था, उनका बसना शुरू हो चुका था। क्या कहा जा रहा है कि विथ इंडियन सेटिंग इन क्राइस्ट चर्च एज अर्ली एज द 1850s। तो भारतीय जो है वहां पर जाना शुरू हो गए थे 1850 के लगभग में, और उसका जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है क्राइस्ट चर्च, वहां पर आप देखोगे भारतीय जाना शुरू हो गए थे। यहां पर यह कहा जाता है कि पंजाब और गुजरात से भारी मात्रा में 1819 के दौरान आप देखोगे जो इमिग्रेंट्स है वो वहां पर पहुंचना शुरू हो गए थे। तो अच्छे खासी संख्या में आज भी जो भारतीय हैं और जो भारतीय पहले गए थे वहां पर, है ना, उनके जो वंशज है वो आज भी न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, और भारत की जो कल्चरल जो एक्टिविटी है उसको सजा करके उन्होंने रखा हुआ है, सजो करके रखा हुआ है, उसको बचा करके रखा हुआ है। इसलिए हम आगे चल करके देखेंगे कि जितने भी हमारे बड़े पर्व होते हैं, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो गुरु पर्व हो, चाहे अन्य जो हम पर्व बनाते हैं, न्यूजीलैंड में उन सभी त्योहारों को, उन सभी फेस्टिवल को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इवन वहां पर जो इंडियंस रहते हैं उनको छुट्टी भी प्रदान की जाती है। तो आप देखोगे कि जो भी इंडियंस वहां पर जाना शुरू हो गए 1800 के आसपास, उनके जो वंशज हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो आज भी वहां पर रह रहे हैं और भारतीय कल्चर को सजो करके रखने का उन्होंने काम किया है। तो अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साफ साफ आपको दिखता है कि 18वीं शताब्दी में 1800 सेंचुरी में आप देखोगे कि भारतीयों का जाना जो है न्यूजीलैंड में शुरू हो चुका था। 1850 की बात हम लोग कर रहे हैं। 1890 में कहा जा रहा है कि पंजाब और गुजरात से भारी मात्रा में जो है अप्रवासी यानी कि इमिग्रेंट्स न्यूजीलैंड पहुंचे थे। इसके अलावा आप देखोगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी भारतीय सैनिकों ने जो है न्यूजीलैंड में लड़ाई भी की थी। और आप सभी को पता होगा कि जो गैलीपोली की जो लड़ाई है ना, 1915 में जो गैलीपोली की लड़ाई है, और वहां पर जो एंजाक्स बोलते ना, ANJACS, एंजाक्स का मतलब क्या होता था, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की कंबाइंड सेनाएं थी, उनको हम लोग क्या बोलते थे, ANJACA, एंजाक्स, एंजाक, है ना। तो गैलीपोली की जो लड़ाई है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप पढ़ोगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफी इंपॉर्टेंस रखती है। और गैलीपोली की लड़ाई में आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सैनिकों ने क्या किया था, कंबाइंड रूप से हमला किया था। लेकिन यहां पर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सैनिक नहीं थे, बल्कि भारतीय सैनिक भी इस एंजाक का क्या थे, हिस्सा थे। तो यहां पर जो एंजाक शब्द यूज हो रहा है, एंजाक का मतलब क्या है, ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड आर्मी क्रॉप, यानी कि दोनों देशों की सेनाओं ने एक साथ गैलीपोली की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सैनिक नहीं थे, भारतीय सैनिकों ने भी इन सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिला करके ये लड़ाई लड़ी थी। तो अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके पहले से ही आप देखोगे कि भारतीयों का वहां पर आवाजाही बढ़ गया था, वो जाकर के वहां पर बसना शुरू हो गए थे। हमारे देश के लोगों ने वहां पर जाकर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी जान गंवाई है। तो पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी पहले से ही हमारे और न्यूजीलैंड के बीच में एस्टेब्लिश हो चुका था। और आजादी के बाद तो आप देखोगे डिप्लोमेटिक टाइज हमने 1950s, है ना, 1950 के दशक में ही हमने क्या किया, एस्टेब्लिश कर लिया था। तो ये साफ साफ बताता है कि हमारे और न्यूजीलैंड के बीच में जो संबंध हैं वो हमेशा से अच्छे रहे हैं। पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट काफी अच्छा रहा है, जो कल्चरल कांटेक्ट है वो काफी क्या रहा है, अच्छा रहा है। तो इन सभी बातों को हम लोग आगे भी दोहराएंगे। तो ये तो थी बात भारत के और न्यूजीलैंड के बीच में पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट की, ट्रेड ये और जो डिप्लोमेटिक टाइज है उसकी। अगर हम दूसरे क्षेत्रों की बात करें, अगर हम ट्रेड रिलेशन की बात करें, क्योंकि यहां पर जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आए हैं उन्होंने सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट यही दिया है कि भारत के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको लेकर के फिर से बातचीत शुरू की जाएगी, और उनका टारगेट है कि 60 डेज के अंदर हम क्या करें, इसको फाइनलाइज कर लें। अगर हम ट्रेड रिलेशन की बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड की, क्या आपको समझना होगा
कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ट्रेड कितना होता है। तो कहा जा रहा है, आप देखोगे कि जो 2022-23 का जो हमारा क्या है, हाँ एक्चुअली जो ट्रेड है ना 23-24 का, सॉरी, जो 23-24 के दौरान फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अगर आप देखोगे तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में 873 मिलियन डॉलर का क्या हुआ, ट्रेड हुआ। बायलैटरल ट्रेड कितना हुआ, 873 मिलियन यूएस डॉलर का, जिसमें से भारत ने एक्सपोर्ट जो है कितना किया है, 538.33 मिलियन, और इंपोर्ट कितना किया है ना 335 मिलियन। तो ये तो अलग बात है, लेकिन आप देखोगे कि दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड का वॉल्यूम है वो कितना है, 873.4 मिलियन यूएस डॉलर का। जबकि अगर आप इससे पहले देखोगे 22-23 की अगर हम बात करते हैं तो दोनों देशों के बीच में 1.02 बिलियन का क्या हुआ था, ट्रेड हुआ था। तो आप देखोगे कि संभावनाएं काफी ज्यादा हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ट्रेड की। तो 22-23 में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में आप देखोगे कि 1 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड हम कर रहे हैं किसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ। हाँ, 2023-24 में जरूर ये 1 बिलियन से घट करके कितना हो गया, 873 मिलियन यूएस डॉलर। और यहां पर न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनका क्या कहना है कि अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को क्या कर लेते हैं, फाइनलाइज कर लेते हैं, तो यहां पर जो हमारे और इंडिया के बीच में ट्रेड हो रहा है वो 10 गुना जो है क्या हो सकता है, आने वाले 4-5 सालों में बढ़ सकता है। तो ये बात उनका कहना था। तो ये आप देखोगे सबसे पहले कि अगर हम ट्रेड रिलेशन की बात करें तो ठीक ठाक ट्रेड रिलेशन है। एक छोटा सा देश है कौन, न्यूजीलैंड, और उसके साथ अगर हम बिलियन के आसपास का क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो वो ठीक ठाक है, लेकिन फुल पोटेंशियल नहीं है, जितना हो सकता था उतना नहीं है। और इसीलिए भारत और न्यूजीलैंड चाह रहे हैं कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्द से जल्द क्या करें, कंसेंसस बना करके उसको साइन कर लें, जिससे कि उनके व्यापार में और भी ज्यादा क्या हो, वृद्धि हो। आप वैसे भी आप देखोगे भारत चाहता है कि वो काफी तेजी से क्या करे, उसकी इकोनॉमी जो है काफी तेजी से बढ़े, और इसलिए भारत ने स्ट्रेटजी अपनाई है कि जितने ज्यादा से ज्यादा देश हैं उनके साथ हम क्या करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें। तो न्यूजीलैंड के साथ भी हमारी बातचीत यहां पर शुरू होने वाली है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ट्रेड कितना होता है। ये सारे डेटा जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। और आईआर का अगर टॉपिक है तो करंट के टॉपिक को तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसलिए ध्यानपूर्वक जो भी डेटा मैं आपको दे रहा हूं, चाहे वो ट्रेड का हो, चाहे आगे चल करके हम लोग इन्वेस्टमेंट को लेकर के या फिर अन्य बातों को लेकर के जो मैं डेटा दूंगा, उसको आपको क्या करना चाहिए, नोट डाउन जरूर कर लेना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम आगे चल करके बात करें तो आखिर क्या, किन सामानों में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर मैंने डेटा दे दिया है कि भारत कौन कौन से ऐसे सामान हैं, ऐसे चीज हैं जिनको एक्सपोर्ट करता है, किसको, न्यूजीलैंड को। और ऑब्वियसली आप देखोगे तो यहां पर क्या है, क्लॉथिंग यानी कि कपड़े हैं, है ना, फैब्रिक्स हैं, होम टेक्सटाइल्स हैं, इसके अलावा मेडिसिन है, ये भारत भारी मात्रा में क्या करता है, न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा आप देखोगे कि रिफाइंड पेट्रोलियम है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है, इसके अलावा मशीनरी, छोटे छोटे मशीनरी जैसे ट्रैक्टर वगैरह हुआ, इरिगेशन के टूल्स हुए, वो भारत क्या करता है, न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा ऑटो हुआ यानी कि गाड़ियां, आयरन एंड स्टील, पेपर प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें जो है हम क्या करते हैं, न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट करते हैं। तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा ध्यान से कि बासमती राइस, ऑब्वियसली बासमती राइस का एक बड़ा मार्केट है क्या, न्यूजीलैंड। तो ये सारी चीजें जो है भारत क्या करता है, न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट करता है। अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो हम उससे क्या इंपोर्ट करते हैं, ऑब्वियसली अगर आप देखोगे कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ऑब्वियसली न्यूजीलैंड क्या है उसमें काफी आगे है, तो ये चीजें हम क्या करते हैं, उनसे इंपोर्ट करते हैं, है ना। तो एग्रीकल्चरल गुड्स है ना, मिनरल्स हैं, एप्पल्स हैं, कीवी फ्रूट्स है ना, फेमस है वहां से, मीट प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें जो है हम लोग क्या करते हैं, वहां से इंपोर्ट करते हैं। यहां पर आप देखोगे क्या है, मिल्क है ना, तो मिल्क बनाने वाले जो पाउडर वगैरह होते हैं वो कहां से आते हैं, न्यूजीलैंड से आते हैं। तो मिल्क डेयरी प्रोडक्ट उनका क्या है, काफी है ना वाइड मार्केट है, काफी फेमस है, और वो भारत को अच्छा खासा डेयरी प्रोडक्ट क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहां पर ये बता रहा है कि आखिर हमारे और उनके बीच में
किन वस्तुओं का क्या होता है, किन गुड्स का क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये डेटा जरूरी इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा न्यूज जो है वो न्यूजीलैंड और भारत के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, ये बातें। पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट की हमने पहले भी बात की थी कि हिस्टोरिकली भी अगर देखा जाए तो 18वीं शताब्दी में 1800 सेंचुरी से ही आप देखोगे इंडियंस वहां पर जाना शुरू हो गए थे। लेकिन यहां पर जैसा कि मैंने कहा कि जो भी भारत के त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, बैसाखी हो, गुरु पर्व हो, ओणम हो, पोंगल हो, इन सभी को वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। वहां पर छुट्टियां मिलती हैं। वहां के लोग इंडियन कल्चर को क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। और यही नहीं, आप देखोगे 2021 में 2021 में आप देखोगे कि न्यूजीलैंड ने जो है भारत में जो दीपावली मनाई जाती है, तो दीपावली का जो भी कहानी हम लोग बताते हैं ना, उसको दर्शाते हुए, उसको दिखाते हुए पोस्टल स्टाम्प उन्होंने क्या किया था, जारी किया था। तो ऑब्वियसली आप देखोगे इंडियन कल्चर वहां पर जो इंडियंस रह रहे हैं उसके कारण काफी फेमस है। तो ये बताता है कि किस तरीके से जो है पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट काफी स्ट्रांग है। और हम लोग बार बार पढ़ते हैं ना कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो किस तरीके से भारत के कल्चर को और भारत की जो विदेश नीति है ना, फॉरेन पॉलिसी है, उसको एक तरीके से शेप देता है, उसको फैलाने का काम करता है। यही नहीं, आप देखोगे कहा जाता है कि न्यूजीलैंड में 2,50,000 2.5 लाख के करीब जो इंडियंस हैं, या फिर आप कह सकते हो एनआरआईज जो है वहां पर क्या करते हैं, बसते हैं, स्टूडेंट जाकर के वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली पीपुल टू पीपुल कॉन्टेक्ट हमारा न्यूजीलैंड के साथ काफी स्ट्रांग है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, नोट डाउन भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो हमने बात कर ली डिप्लोमेटिक टाइज की, हमने बात कर ली हिस्टोरिकली हमारे दोनों के बीच में कैसा संबंध है। यहां पर आप देखोगे कि हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में चैलेंजेस की, है ना। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझना कि दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के डीप कंसर्न है दोनों देशों के बीच में। डीप जो है क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। आप देखोगे सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। भारत चाहता है कि उसको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी कि एनएसजी का क्या मिल जाए, मेंबरशिप। एनएसजी का मेंबरशिप। एनएसजी क्या है, आप देखोगे कि दुनिया के लगभग 48 देश ऐसे हैं, है ना, जिन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन टीटी यानी कि अप्रसार, न्यूक्लियर अप्रसार संधि पर क्या किया है, साइन किया है। मतलब ये वो देश हैं जो जिन्होंने ये इस ट्रीटी पर साइन किया है कि उनके पास जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है या फिर जो भी न्यूक्लियर फ्यूल है वो ऐसे देशों को वो नहीं ट्रांसफर करेंगे जिन्होंने एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन नहीं किया है ना, ना ही नहीं किया है। तो भारत ने, आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हो तो मैं आज को आपको बता दे रहा हूं कि भारत ने जो है एनपीटी जैसे जो पर जो है साइन नहीं किया, क्योंकि भारत का कहना है, क्योंकि एनपीटी क्या करता है, दुनिया के कुछ देशों को परमाणु हथियार सौंपने की बात करता है और बाकी के देशों को परमाणु परीक्षण करने से रोकने की बात करता है। यानी कि जिनके पास, जैसे आप देखोगे अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इनके पास क्या है, पहले से क्या है, परमाणु हथियार हैं। एनपीटी ये कहता है कि जिनके पास है ठीक है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो परमाणु हथियार बनाने के लिए परीक्षण यानी कि टेस्ट वगैरह नहीं करेंगे। भारत का ये कहना है कि भारत ऐसे सिचुएशन में है जहां पर दो देशों के साथ, चाइना के पास पहले से ही न्यूक्लियर हथियार हैं, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं, तो भारत ऐसे जगह फंसा हुआ है जहां पर उसके दो दुश्मन देश हैं जिनके पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन है। तो भारत जो है इस ट्रीटी पर साइन नहीं करेगा क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए हमें न्यूक्लियर वेपन की क्या है, आवश्यकता है। तो भारत ने जो है एनपीटी पर साइन नहीं किया है। और यहां पर आप देखोगे जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, एनएसजी इसको हम लोग बोलते हैं, एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इसमें वो देश हैं जिन्होंने एनपीटी को साइन किया है और जिन्होंने कसम खा रखी है कि हम वैसे देश जिन्होंने एनपीटी पर साइन नहीं किया है उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, न्यूक्लियर फ्यूल नहीं देंगे। अब आप सभी जानते हो कि भारत जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाहता है, ठीक है ना, ताकि हम क्लीन एनर्जी क्या कर सके,
पैदा कर सकें। और यहां पर हमें जरूरत होगी फ्यूल की, क्योंकि हमारे पास यूरेनियम, थोरियम जैसे जो भंडार हैं वो काफी कम है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। अब यहां पर क्या है कि भारत अगर न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में शामिल हो जाता है तो भारत को आसानी से टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी और आसानी से भारत को क्या मिल जाएगा, फ्यूल भी मिल जाएगा, जिससे कि हमारे जो रिएक्टर्स हैं उनको फ्यूल की कमी ना हो। लेकिन यहां पर न्यूजीलैंड एक उन देशों में शामिल है, कुछ देश, अधिकतर देश भारत को इसमें शामिल करने के क्या है, पक्ष में है। लेकिन न्यूजीलैंड वो देश है जो यहां पर भारत को शामिल करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनका साफ साफ कहना है कि एनएसजी में वही सदस्य बन सकता है, वही देश आ सकता है जिसने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को क्या किया हो, साइन किया हो, और भारत ने उसको साइन नहीं किया है। अब भारत जो है इसको लेकर के हमेशा दबाव बनाता है न्यूजीलैंड पर कि न्यूजीलैंड जो है भारत का समर्थन करे, कि भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कि भारत ने कभी भी न्यूक्लियर वेपन का दुरुपयोग करने की बात नहीं कही है, भारत ने कभी भी जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को गलत देशों को बेचने का काम नहीं किया है, देने का काम नहीं किया है। तो भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए न्यूजीलैंड क्या करे, भारत को एनएसजी में शामिल होने दे। लेकिन अभी तक जो है न्यूजीलैंड ने अपना स्टैंड जो है इसको लेकर के नहीं बदला है, और ये हमारे दोनों के बीच में रिलेशनशिप का क्या है, सबसे बड़ा जो है क्या है, एक चैलेंज है, जिसको कि भारत और न्यूजीलैंड को दूर करना है। ठीक है, तो पहला चैलेंज तो आपको समझ में आ गया, जो कि काफी बहुत ही बड़ा चैलेंज है। दूसरा, आप देखोगे कि भारत ये चाहता है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2015 में जिस पर बातचीत बंद हुई थी, उसमें सबसे बड़ा दो चीज था। आप देखोगे भारत ये चाहता था कि भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि जो आईटी में अच्छा खासा अनुभव रखते हैं या फिर जो भी प्रोफेशनल डिग्री जिनके पास है, उनको इजिली जो है न्यूजीलैंड में काम करने के लिए वीजा मिल जाए, उनको परमिशन मिल जाए। तो हम ये चाहते हैं कि ठीक है, हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उनको काम मिलता है न्यूजीलैंड में, ऑब्वियसली रोजगार की समस्या तो हमारे देश में है ही। तो भारत चाहता है कि जितने भी स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास कोई ना कोई क्या है, स्किल है, डिग्री है, उनको जो है आसानी से जो है क्या हो, जो न्यूजीलैंड का मार्केट में जो जॉब है उसको वो करने के लिए उनको छूट मिले, आसानी से भारतीय स्टूडेंट वहां पर जाकर के पढ़ाई भी करें और वहां पर जॉब करें। न्यूजीलैंड ने अभी तक जो है अपने सेक्टर को नहीं खोला है। यहां पर कहीं ना कहीं भारत चाहता है कि ज्यादा मात्रा में प्रोफेशनल को न्यूजीलैंड में जाने की इजाजत मिले। तो दूसरा जो है आप देखोगे कि ये वाला चैलेंजेस जो है वो काफी बड़ा चैलेंजेस है। अब यहां पर आप देखोगे कि अच्छा, भारत क्या कह रहा है कि न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और चाइना के लोगों को वो क्या करता है, आसानी से वीजा दे देता है ताकि वो आकर के उनके देश में काम कर सके, उसी तरीके से फेवर जो है न्यूजीलैंड को किसको देना चाहिए, भारत के जो स्किल प्रोफेशनल्स हैं उनको देना चाहिए। लेकिन अभी तक इस पर बात नहीं बनी है। ठीक है ना, ये दूसरा क्या है, आपका चैलेंज है। जो तीसरा चैलेंज है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बड़ा है, जिसके कारण से आप देखोगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते होते जो है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में रह गया था। अब आप देखोगे न्यूजीलैंड का कहना है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो व्यापार होता है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसमें टैरिफ को लेकर के जो है काफी ज्यादा जो है क्या है, टैरिफ स्ट्रक्चर में क्या है, डिस्पैरिटी है। ठीक है ना, कैसे डिस्पैरिटी है, न्यूजीलैंड का कहना है कि उसने ऑलरेडी भारत से जो सामान आते हैं उस पर वो काफी कम टैरिफ लगाता है, काफी कम टैक्स लगाता है। अगर हम एवरेज टैक्स की बात करें तो मात्र अगर देखा जाए, जो न्यूजीलैंड ने भारत के सामानों पर जो वो टैरिफ लगाता है, टैक्स लगाता है, अगर आप देखोगे उसके जो एवरेज अगर हम निकालें तो वो आता है मात्र 2.3%, 2.3%। और कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जहां पर 0% ड्यूटी जो है लगाता है, कौन, न्यूजीलैंड। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो कहा जाता है कि भारत जो है न्यूजीलैंड से जो सामान आते हैं, भारत यानी कि जो हम इंपोर्ट करते हैं न्यूजीलैंड से, उस पर भारत काफी ज्यादा जो है टैरिफ लगाए हुए है, और एवरेज निकाला जाए तो वो कितना आता है, 17.8%। अब न्यूजीलैंड का कहना है कि जब एफटीए होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो भारत को क्या करना होगा, जो भारत न्यूजीलैंड के सामानों पर क्या करता है, टैरिफ लगाता है, भारत को ये कम करना होगा। भारत सोचता है कि देखिए इससे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, इससे फायदा किसको होगा, न्यूजीलैंड को। हमें तो ऑलरेडी न्यूजीलैंड में क्या है, कम ड्यूटी फी देना पड़ रहा है, और कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जहां पर हमें ड्यूटी
देना ही नहीं पड़ रहा। तो अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो भारत से ज्यादा किसको ज्यादा फायदा होगा? न्यूजीलैंड को फायदा होगा, क्योंकि भारत को क्या करना होगा, ये जो टैरिफ है उसको कम करना होगा और न्यूजीलैंड को हो सकता है कि बढ़ाना पड़े। तो भारत को लगता था कि नहीं, अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ, तो हमें घाटा है और न्यूजीलैंड को क्या है? फायदा है। और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा कारण था जिसके कारण 2015 में दोनों के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत थी वो क्या हो गई थी? टूट गई थी, बंद हो गई थी। अब देखना ये होगा कि ये जो टैरिफ वाला चैलेंजेस है, या फिर इंडियन प्रोफेशनल्स को लेकर के जो चैलेंजेस है, या फिर सबसे बड़ा चैलेंज जो एनएसजी में भारत को शामिल करने को लेकर जो चैलेंजेस है, उसको दोनों देश आने वाले समय में किस तरीके से दूर करते हैं। ओके, तो ये था भारत और न्यूजीलैंड के बीच में रिलेशनशिप। काफी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लेटेस्ट में जो भी इंटरनेशनली डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा सा इस टॉपिक में जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं, वो जरूर आप लोग अपने पास पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लेंगे, है ना। अपने पास नोट्स रखेंगे, कहीं से भी आपको इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का यह सत्र पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगे तो जरूर आप इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें जरूर देंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं जिसका जवाब आप सभी को ये कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है कि वो कौन भारत का राष्ट्रपति था जो पहली बार न्यूजीलैंड की यात्रा पर गया था। आपको भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताना है जिसने न्यूजीलैंड का सबसे पहली बार दौरा किया था। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए है, जिसको भी पता होगा आप ढूंढिए और इसका उत्तर जो है आप मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जो है जरूर देंगे। चलिए, तो मिलते हैं कल कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।